भाई आप लोगों का डिस्कस कल और सिलेबस डिस्कशन कर ही लिया था, वो आपने लिख लिया होगा। नहीं तो मैंने आपसे बोला भी था कि वो पीछे पीछे वाला हो कर दो बस। कोई भी मार्केट से बुक वगैरह लोगे या नेट पे डालोगे 1 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन उस सिलेबस को थोड़ा सा देख लो, क्योंकि जिस एग्जाम, अरे चढ़ जाओ ना आराम से, क्या दिक्कत है। अरे यार वो पाइप बाहर नहीं आ जाए, उधर प्रॉपर जाके करो ना, फिर वो एक दो बार आराम से खींचो उसको, बढ़िया आराम से आ जाएगा। हाँ, ये झटका मत दो। तो सिलेबस वैसे तो मैंने कल बहुत अच्छा आपको समझा दिया था, फिर भी तुमने अगर जाके देखा हो एक बार तो उसको देख लेना, थोड़ा सा निगाह डाल लेना उस पर। तो एक बहुत सिंपल सेंटेंस से हम लोग शुरू करते हैं। मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप कोशिश करो जवाब देने की, है ना। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हो सही है गलत है जो भी है वो अपन देखते हैं। हमने एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस से शुरू किया। आपने एक सेंटेंस लिया, राम गोज टू स्कूल डेली। राम गोज टू स्कूल डेली। कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब जैसे एक सेंटेंस हो गया, इस सेंटेंस में आपने कुछ वर्ड्स काम में लिए। तो जैसे मान लो अपन अगर ये बोलें कि भाई राम एक व्यक्ति का नाम है, तो वो भी अपन आगे जाके सीख लेंगे, तो एक नाउन है ये। सबको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो गोज एक वर्ब हो गई। टू अपने आप में एक प्रीपोजिशन हो गया। स्कूल अगेन एक बिल्डिंग का नाम है तो नाउन कर लो, और डेली आपको टाइम बता रहा है तो ये एक एडवर्ब कर लो। इनमें से अगर किसी शब्द को आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ डिफरेंट वर्ड्स काम में लिए और इनसे तुमने एक सेंटेंस बना लिया। तो इन डिफरेंट वर्ड्स को ग्रामर में कुछ बोलते हो क्या? इन डिफरेंट वर्ड्स का ग्रामर में कुछ नाम है? इंग्लिश में जितना तुम मुझसे पढ़ोगे 90% से ज्यादा चीजें, उनका जो नाम रखा गया ना, जो टाइटल है, उसको थोड़ा सा भी गौर करोगे तो डेफिनेशन बन जाएगी 1 सेकंड में। इतना आसान काम है। इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुने हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? स्पीच का क्या मतलब है? स्पीच क्या होती है? हैं? भाई स्पीच नॉर्मली अपन, जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई पॉलिटिशियन आया, वो 1 घंटे स्पीच देकर गया, मंच पर खड़ा होकर आधे घंटे उसने स्पीच दी। तो स्पीच का मतलब आप नॉर्मली हिंदी में भाषण बोलते हो। स्पीच जनरली बोलते स्पोकन फॉर्म को ही है। लेकिन मान लो अगर आप किसी नई जगह पर गए, आपको वहां के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो आपने अपने पीए से बोला, आप एक मिनिस्टर लेवल के आदमी हो, तो आपने कहा भाई मुझे मंच पे भाषण देना है, तो आधे घंटे की कोई स्पीच लिख के तैयार रखना। तो तुम्हारे लिए वो स्पीच तैयार कर दे। अब तुम मंच पर जाओ उस पन्ने को लेकर और देख देख के पढ़ दो। तो नॉर्मली तो स्पीच स्पोकन फॉर्म होती है जो अपन बोलते हैं, लेकिन स्पीच रिटन फॉर्म में भी तो हो सकती है जिसको देखकर अपन बोल सकते हैं। तो चाहे तुम स्पोकन मान लो या रिटन मान लो। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़ा होकर आधे घंटे स्पीच दूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक सेंटेंस बोलना शुरू करा और आधे घंटे तक वो एक ही सेंटेंस चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप और मैं जब आपस में बात करेंगे, आप स्पीच दोगे मैं स्पीच दूंगा, तो हम एक के बाद एक सेंटेंसेस उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो मान लो आधे घंटे की स्पीच में व्यक्ति ने बहुत सारे सेंटेंसेस काम में लिए होंगे। अब वो उसकी मर्जी है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंपेरेटिव है, या बीच बीच में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव है। वो सेंटेंस फ्रेम करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है। पर वो एक के बाद एक सेंटेंस बोलता चला जाएगा जिससे उसकी स्पीच बन जाएगी। तो स्पीच बनेगी सेंटेंसेस से। सेंटेंस किससे बनेंगे? इन शब्दों से। आप किसी सेंटेंस में कोई नाउन लगाओगे, मान लो तुम्हें अगर नाउन काम में नहीं लेना हुआ तो तुम इस नाउन की जगह क्या लगा सकते हो? प्रोनाउन लगा सकते हो। तो नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब ये लगाएंगे। तो इन शब्दों को जोड़कर आपकी क्या बन जाती है? आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। उन सेंटेंसेस से आपकी क्या बन जाती है? स्पीच बन जाती है। तो देखो कितना लॉजिकल नाम दिया इन लोगों ने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपके स्पीच के क्या होते हैं?
पार्ट्स होते हैं जिनको जोड़कर आप एक सेंटेंस या स्पीच तैयार कर लेते हो, तो उनको नाम क्या दिया गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक बात ध्यान से समझो कि ये तो ठीक है, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज, कि हम किसी भी भाषा में डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स काम में लेते हैं, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि वी विल हैव टू पुट देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू कन्वे आवर मीनिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। उन शब्दों को तुम्हें एक पर्टिकुलर क्रम में रखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना पड़ेगा, ताकि तुम अपने मीनिंग को एक प्रॉपर तरीके से कन्वे कर पाओ। कल को यही सेंटेंस अगर मैं हिंदी में बोलूं, इस सेंटेंस को हिंदी में बोलो और मुझे बताओ कि वर्ब कहां पर आएगी। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि राम जाता है स्कूल प्रतिदिन, हिंदी में सेंटेंस बनेगा राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो तुम हिंदी के सीक्वेंस को फॉलो करोगे। अब हिंदी कहती है भाई हमारी वर्ब तो सेंटेंस के लास्ट में आती है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, खाना खाता है, खेलता है, लास्ट में। इंग्लिश कहती है हमारी वर्ब लास्ट में नहीं आती, हमारी वर्ब तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसके बाद में वर्ब होगी। तो आप जिस लैंग्वेज में सेंटेंस बनाएंगे उस लैंग्वेज के नियमों को फॉलो करो, सिंपल सी बात है। तो इंग्लिश में सेंटेंस होगा तो इंग्लिश के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हिंदी में सेंटेंस होगा तो हिंदी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड दीज वर्ड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड we will put them in a particular order to convey our meaning in a systematic way। अगर हम एक सिस्टमैटिक वे में मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही रखना पड़ेगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? देखो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है 8। कौन कौन से होते हैं एक बार नजर डाल लो, क्योंकि इसमें छोटी मोटी गलती आप लोगों से हो जाती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, आपके वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और एक लेते हैं इंटरजेक्शन। तो नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, वर्ब्स हो गई, एडवर्ब्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शन हो गए और इंटरजेक्शन। देखो ग्रामर में दो टॉपिक तुमने सुने होंगे, एक तो आर्टिकल्स और एक डिटर्मिनर्स। तो ऐसा नहीं कि उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा और बहुत लेवल का बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम क्या है, जैसे अपन नाउन प्रोनाउन बोलते हैं तो क्या आर्टिकल भी भूल जाते हैं। तो कई लोग पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स की भी काउंटिंग कर लेते हैं, कई लोग पार्ट ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स की भी काउंटिंग कर लेते हैं। वो आपके सिलेबस में है, बिल्कुल बाकायदा दे रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ने भी है। लेकिन जब कोई आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो इस बात का ध्यान रखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन दोनों की काउंटिंग नहीं होती, किसकी? आर्टिकल्स की और डिटर्मिनर्स की। पार्ट ऑफ स्पीच में यही आते हैं। लेकिन ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनमें डिटर्मिनर्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब कोई स्पेशली बोले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए तो वो 8 ही है। अब ये मैंने क्यों लिखवाए? क्योंकि मैंने कल आपको जो सिलेबस में बोला था कि जो आपके कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस बनेंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बनेंगे, वो सब मैक्सिमम ग्रामर के और भी टॉपिक हैं पर इनमें से भी खूब सारे बनते हैं। तो इनमें से एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। तो अपन शुरुआत किससे करेंगे? नाउन से। तो अब अपन पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में नाउन पे आ जाते हैं। नाउन को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो? संज्ञा। ठीक है, नाउन की जो भी डेफिनेशन आपने पढ़ी हो, भले ही मुझे हिंदी में समझा दो, इजी से इजी डेफिनेशन या जो भी आपको लगती है वो आप मुझे बताइए थोड़ी सी। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको वापस से लिखो। बताओ। नाउन की डेफिनेशन बताओ, क्या दिक्कत है? और भी इसके अलावा कोई लगे जो बिल्कुल ही सिंपल हो। मैंने आपसे कहा ना, क्लासरूम में मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा, चाहे कितनी बेसिक बात हो, 10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन प्रॉपर बात कन्वे होनी चाहिए।
देखो सबसे जो इजीएस्ट डेफिनेशन है, सबसे आसान जो डेफिनेशन है वो है ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज तुम लिख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, स्पेशली स्टडी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखो, मैं केवल अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको मैं बता रहा हूं कि आप जो भी चीज पढ़ते हो, एक तो ये होता है कि भाई मुझे बस चैप्टर खत्म करना है ना, पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है, आप उसको रट लो, कुछ भी कर लो, चाहे तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो, चाहे तुम साइंस पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, जिस चीज को जितना, अगर उसमें कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, लॉजिक है, तो उसको जितना समझ के पढ़ोगे, भले ही पढ़ने की स्पीड स्लो रहे, एक दिन में 20 की जगह भले 10 पन्ने पढ़ो, लेकिन वो 10 पन्ने ऐसे हो कि एक बार माइंड में फीड हो गए तो हो गए, उसको रटना नहीं कहते, वो बात भले ही तुम 10 महीने बाद देखो तो तुम्हें तुरंत याद आ जाए, जिसको कहते हैं ना चीजों को एनालाइज करके पढ़ना, जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली देखो वाकई में है क्या। मैंने आपसे कहा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब है अगर तुमने किसी का कोई नाम रख दिया, नेमिंग वर्ड का मतलब है नाम देने वाला शब्द। तुम अपनी आंखें खोलो और अपने चारों तरफ जो दिख रहा है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, अगर उस चीज को तुम किसी नाम से जानते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो नाउन बन जाएगी। आराम से 10-15 सेकंड देखो इधर उधर, तुम्हारे अगल बगल अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका नाम होगा ना कुछ, तो अविनाश होगा, सुरेश होगा, तो नाउन है। तुमने देखा सर ये पर्दे टंग रहे, तो आपने इसका नाम क्या ले लिया, कर्टेन। ये क्या है, स्पीकर है, नाम ले लिया स्पीकर। ये क्या है, ट्यूबलाइट है, नाम ले लिया। ये क्या है, मार्कर है। ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है। हर चीज का नाम है, ये सब नाउन है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। तो दुनिया में तुमने अगर किसी भी चीज का नाम रख दिया, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, तो नाम रखते ही वो चीज क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम देने वाला शब्द होता है। पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्या एम्बिगुअस है, अपन को लगता है यार आंखों से जो दिख रहा है सभी नाउन है, तो थोड़ी सी मतलब लोगों को लगता है डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी है, थोड़ी सी एम्बिगुअस हो रही है। तो उसके बाद अपन वो ले लेते हैं जो तुमने बताया। तो अब मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो मैंने कहा ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और फिर मैंने लिखा थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, कि जो नाउन है वो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होता है। अगर मुझे लगेगा तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, पर मुझे लगता है बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तुम आराम से इंग्लिश में समझ पाओगे इनको, है ना। तो इसमें देखना ए नाउन इज द नेम ऑफ, यहां तक कॉमन है। नेम ऑफ ए पर्सन व्यक्ति का नाम हो सकता है, नेम ऑफ ए प्लेस स्थान का नाम, नेम ऑफ ए थिंग वस्तु का नाम। तो जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आलोक इज अ फिजिशियन। फिजिशियन समझते हो, होता तो डॉक्टर ही है, लेकिन एक तो स्पेशलिस्ट हो, जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है जो केवल हृदय से संबंधित रोग देखता है, कोई आंखों से संबंधित देखता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है केवल ब्रेन देखता है। फिजिशियन होता है जनरल मेडिसिन, तुम्हें बुखार हो गया, जुकाम हो गई, कुछ भी, तो नॉर्मल दवाई लिखने वाला व्यक्ति। तो आलोक इज ए फिजिशियन, आलोक एक फिजिशियन है। तुम तो इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करो कि तुम इतना पहचान लोगे कि आलोक एक व्यक्ति का नाम है, तो नेम ऑफ ए पर्सन व्यक्ति का नाम है, तो आलोक को नाउन मानो, कहां दिक्कत है। तुमने कहा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। द कैपिटल ऑफ राजस्थान।
हालांकि इसमें दो प्लेस के नाम आ रहे हैं कि जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल है, तो जयपुर भी एक प्लेस है, एक स्थान का नाम है, राजस्थान भी है, चाहो तो उसको भी अंडरलाइन कर लो, पर सेकंड का एग्जांपल जयपुर बन जाएगा कि भी जयपुर एक प्लेस का नाम हो गया, तो जयपुर को भी नाउन मान लो। और तुम्हें किसी व्यक्ति ने कोई बुक पढ़ने के लिए दी थी और तुमने देखा, उस बुक को पढ़ने के बाद आप कह रहे हैं कि द बुक इज वेरी यूजफुल कर लो, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग कर लो, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो भी तुम्हें सेंटेंस बनाना है। तो हाल फिलहाल तो मैं एक सिंपल सा वर्ड लिख देता हूँ यूजफुल, कि किताब बहुत ही यूजफुल है, किताब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो अभी आप ये देखो कि बुक एक वस्तु है कि नहीं है, तो बुक एक वस्तु है तो वस्तु को भी क्या मानेंगे, नाउन। यहां तक क्लियर है, एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखा, या चलो इस तरफ लिख लेते, अभी जगह है। सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब देखो, दो बातें हैं। अगर तुम में से किसी को लगता है कि तुमने पहले कभी पढ़ा हो कि भाई ऑनेस्टी एक नाउन है, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, ऑनेस्टी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जैसे आलोक है, ऑनेस्टी जयपुर के जैसे कोई प्लेस भी नहीं है, और ऑनेस्टी किताब की जैसे कोई वस्तु नहीं है जो मैं हाथ में उठा लूंगा। तो ऑनेस्टी ना तो व्यक्ति का नाम है, ना स्थान है, ना वस्तु है। अब तुम कहते हो कि साहब ये डेफिनेशन मेरे लिए परफेक्ट है, मैं तो इसी के हिसाब से चलूंगा, तो तुम्हें ऑनेस्टी को नाउन से बाहर करना पड़ेगा। फिर अपन ऑनेस्टी को नाउन नहीं मानेंगे, फिर वो डिस्कशन अलग चलेगा। मैं तुमसे पूछूंगा, जिसको ये कहना है कि मैं इसी डेफिनेशन को 100% सही मानूंगा, तो उस पर तो इस पॉइंट पर बात होगी कि ऑनेस्टी अगर नाउन नहीं है तो क्या है। और कोई अगर ये बोले कि नहीं सर ऑनेस्टी तो नाउन है, मैंने किसी न किसी बुक में पढ़ा है, तो फिर इस डेफिनेशन के अंदर ये फैक्ट इंक्लूड नहीं हो रहा। ये डेफिनेशन इस फैक्ट को इंक्लूड नहीं कर पा रही, शामिल नहीं कर पा रही। दिक्कत ये है। तुम पहले भी आए थे क्या, जो बीच में बैठे हो? पहले आए थे? किस बैच में? पीछे वाइट शर्ट के बगल में। हाँ, तो किसी बैच में देखा देखा लग रहा है, या तो कल ही आए होंगे। पता नहीं, किसी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आपका फेस मैच हो रहा है। ठीक है, बताइए। ऑनेस्टी को नाउन मानोगे नहीं मानोगे, पहले तो ये डिसाइड करो, फिर अपन आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। नहीं मानेंगे, देख भाई मानना तो पड़ेगा। ऑनेस्टी नाउन है, तो मैं बताता हूं। मैंने कल भी एक बात बोली थी कि कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, डिफेक्टिव भी। अगर मैंने कहा कि भाई ये चीज गलत है, तो मैं सीधा बोलूंगा रॉन्ग है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में डिफेक्टिव। डिफेक्टिव वर्ड किससे बना है? डिफेक्ट से। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि डेफिनेशन गलत है, क्योंकि ये डेफिनेशन जितनी इंफॉर्मेशन दे रही है उतनी तो सही दे रही है ना। ये डेफिनेशन कहती है कि भाई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन मानो, तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन मान रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही, दिक्कत यह है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो इसमें कुछ कमी रह गई, कुछ डिफेक्ट्स रह गए। तो ये एक डिफेक्टिव डेफिनेशन है, गलत नहीं है, डिफेक्टिव है। क्योंकि आज से 15-20 साल पहले की ग्रामर की बुक्स वगैरह देखोगे तो आपको नाउन की डेफिनेशन ऑलमोस्ट नहीं मिलेगी। अब जितने भी नई एडिशन है, जो भी नई एडिशंस आ रहे हैं, तो और जो पिछली किताबें थी जिनमें डेफिनेशन, उन्होंने भी इसको ऑलमोस्ट सही कर दिया। उन्होंने जो चीजें और ऐड करनी थी वो कर दी है। तो हालांकि मोटा मोटी मैं समझाता हूँ, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। अभी डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा और आइडिया, ऑब्लिक करके लिख सकते हो क्वालिटी। आइडिया ऑब्लिक क्वालिटी। ये कम से कम आपको 4-5 वर्ड लिख कर देते हैं, स्टेट देते हैं और भी देते हैं, लेकिन अपना काम, जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना, गुण, अवस्था, ऐसे करके 4-5 वर्ड है, लेकिन अपना काम इन दो से आराम से चलेगा। अब जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में गए,
आपने एक नई नई जॉब ज्वाइन करी, आप अपना पर्स रखते हो, उस पर्स में आपका फोटो भी लग रहा है, गलती से वो पर्स आपसे गिर गया कहीं, उसमें 5-6 हज़ार रुपए कैश थे, आपका एटीएम कार्ड वगैरह जो भी थे। अब वो जिस व्यक्ति को मिला वो वाकई में एक ऑनेस्ट आदमी है, तो उसने आपका पर्स जैसे खोल के देखा तो उसमें आपका फोटो लग रहा है, तो पहचान गया भाई इस आदमी ने कल परसों जॉइन किया, का होगा, तो आपको लौटाने के लिए चलाया। पर्स वापस मिलने पर जैसे ही आपने सारी चीजें चेक करी, कैश वगैरह वो सब उसमें उतना है, तो अब उस पर्स लौटाने वाले व्यक्ति के बारे में आपके मन में कुछ विचार आएगा, आइडिया, क्या विचार आएगा? यार आदमी ईमानदार है। मान लो वो व्यक्ति पर्स में से कैश निकाल के आपको पर्स लौटाए और आप उसको तुरंत बोले यार इसमें तो 5,000 रुपए थे, तो वो बड़ी आराम से, हेलो, एक सेंटेंस बोल के और बच के निकल सकता है। वो आपसे बोल देगा, एक मिनट इसको समझा दो, हेलो भैया आपको पता नहीं क्लास चल रही है? वो क्या बोलेगा कि भाई सर मुझे जहां पर्स पड़ा हुआ मिला उस समय कैश नहीं था, तो जिस पहले व्यक्ति को पर्स मिला होगा उसने कैश निकाला, पर्स वापस फेंक दिया, क्या दिक्कत है? अब जब मुझे मिला तब कैश नहीं था, मैंने तो आपको पर्स लौटाया, तो तुम उसको ब्लेम कर पाते क्या? तुम कुछ बोल ही नहीं पाते। मतलब चाहता तो सिचुएशन का फायदा उठा सकता था कि कैश अपनी जेब में रख लेते और आपको बोल देता मुझे जब पर्स मिला तब इसमें कैश नहीं था, तुम क्या कर लेते? पर उसने ऐसी कोई हरकत करी नहीं, क्योंकि उसमें ईमानदारी थी, उसने ईमानदारी से आपका पर्स लौटा दिया। तो अब आपके माइंड में एक आइडिया आया कि यार ये आदमी तो ईमानदार है, ईमानदारी नहीं होती तो कम से कम पैसा वैसा कुछ तो निकाल ही लेता। तो या तो मैं ये बोलूं कि ईमानदार है, या अगर मैं दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि ईमानदारी इस व्यक्ति की क्वालिटी है, ईमानदारी इस व्यक्ति की क्वालिटी। तो वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी को लेकर बात करोगे तो उस क्वालिटी को भी क्या माना जाए? नाउन माना जाए। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। हम क्या यहीं पे आके रुक जाते हैं? तो ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और क्वालिटी, आप क्वालिटी तक जाओगे। अगर 4-5 लोग यहां खड़े हैं, 4-5 लोग यहां खड़े हैं, उनमें हॉट टॉक हो रही, तो हमें दिख रहा है कि इनमें झड़प हो गई है और ऊंची ऊंची आवाज में बातें हो रही है, अब नोकझोंक हो गई स्टार्ट। एकदम से दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाने शुरू कर दिए, मारधाड़ स्टार्ट हो गई। जैसे मारधाड़ स्टार्ट हुई तो एक तरफ जो 5 लड़के थे उनमें से 3 भगे, पर 2 खड़े रहे। भले वो पिटे या उन्होंने पीटा, जो भी हुआ, लेकिन वो डर के भागे नहीं। तो उन 2 लड़कों को देखकर तुम्हें क्या लगेगा? यार ये बहादुर निकले, ये तो लड़ाई स्टार्ट होने के बाद भी नहीं भगे। तो या तो ये बोलो ये बहादुर है, या बहादुरी उनकी क्या है? क्वालिटी। तो जैसी तुम किसी की क्वालिटी पर उतर के आओगे, ग्रामर कहती है क्वालिटी को भी क्या माना जाए? नाउन। तो ऑनेस्टी किसी व्यक्ति की क्वालिटी होगी कि नहीं होगी? तो किसी व्यक्ति की क्वालिटी को लेकर बात करेंगे तो इसको भी नाउन का स्टेटस मिलेगा भाई, इसको भी नाउन माना जाएगा। तो ये नाउन की सेकंड डेफिनेशन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, आइडिया, जो भी आप कहना चाहो। पहली डेफिनेशन क्या थी? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब मैं तुम्हें बता दूं, इन दोनों डेफिनेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी कि मेरे स्टार्टिंग के 1-2 घंटे के लेक्चर बहुत बेसिक लग सकते हैं, लेकिन इनमें भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो। लेवल 3-4 लेक्चर से स्टार्ट होगा, लेकिन अब टॉपिक तो 0 लेवल से शुरू करूंगा, तो चीजें बहुत बेसिक है, लेकिन इसका कंपटीशन लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत सिंपल सी बातें आपको पता होंगी या मैंने बता दी। मुझे इसके अलावा अगर अब कोई नाउन की डेफिनेशन तुम में से जानता है तो बताओ कि सर ये डेफिनेशन और होती है नाउन की। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो पूरी दुनिया ही कर रही है, वो तो ठीक बात है। इन दोनों के अलावा अगर अब कोई डेफिनेशन है नाउन की तो बताइए। नहीं है तो सही। हालांकि ये तो 2 डेफिनेशन बच रहे हैं, पर चलो एक तो बताएं तुम्हें कम से कम। ये वर्ड सुने आप लोगों ने? सुने होंगे, लेकिन हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो। SVOCA, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वगैरह में तो उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। उसमें SV की जगह वो SP बोलते हैं, SPOCA। ठीक है, SVOCA क्या होते हैं? जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है?
तो एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। ये होते हैं सेंटेंस एलिमेंट्स, सेंटेंस के तत्व कहते हैं इनको। वो जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो सेंटेंस में आकर ये 5 काम करेंगे। हालांकि उनमें और इनमें कुछ वजह से वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में भी था, इसमें भी है, एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में भी था, इसमें भी है, लेकिन वैसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सेंटेंस एलिमेंट्स है। तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में आकर ये 5 काम करेंगे। आपको ये बताना है कि आपका नाउन इन 5 में से कौन कौन से काम कर सकता है। आराम से सोच लो, मैं जब तक कुछ सेंटेंस लिख लेता हूं। बताइए भाई, सबको पता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है। अब पहले तो देखो भाई, राम एक व्यक्ति का, रवि एक व्यक्ति का नाम है, तो रवि नाउन तो है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तो नाउन है, कंफर्म हो गया। अब अपन को देखना है इनमें क्या क्या है। तो ये शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई जाती है। ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, आई के बाद 100 वर्ब हो गई, इसके बाद रवि क्या हो गया? अब कल को आप कहते हो ऑब्जेक्ट, तो अभी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इस वर्ब हो गई। अब रवि क्या हुआ? क्या ऑब्जेक्ट होगा क्या? तुम कहो तो ऑब्जेक्ट लिख दूं, पर फिर उसी लेवल पे क्वेश्चन पूछूंगा। तुम कुछ और कहोगे तो वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट को आप एस यू बी सब्जेक्ट, वर्ब को वी, ऑब्जेक्ट को ओ बी, कॉम्प्लीमेंट को सी ओ एम पी, एडवर्ब को एडीवी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आराम से। तो कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। सब्जेक्ट तो हर कोई पहचान नहीं लेगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मुझे अंतर बताओ ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी वर्ब के बाद आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी वर्ब के बाद आ रहा है। तो फिर पहचानोगे कैसे कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? एक सेकंड का काम है, केवल 1 सेकंड। कैसे पहचानोगे? पानी देना, पानी पानी। बताओ भाई, चलो इतना बता दो, तुम्हें क्या लगता है इस सेंटेंस में कितने व्यक्ति हैं? आई और रवि अलग अलग हैं कि एक है? भाई जब तुम बोल रहे हो कि मैंने रवि को देखा, तो उसका मतलब मैं एक अलग आदमी हूं और मेरे सामने कोई रवि नाम का व्यक्ति, मैंने उसको देखा, अलग अलग है। तो मैंने रवि को देखा, इसमें 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। इस बात में बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति होंगे, ये दोनों वस्तुएं होंगी, कि एक व्यक्ति होगा कि एक वस्तु होगी। 1% इस बात की टेंशन मत लेना, इतना चेक कर लेना अलग अलग है कि नहीं।
अगर दोनों व्यक्ति भी हैं तो अलग अलग होने चाहिए, दो वस्तुएं भी है तो अलग अलग, एक व्यक्ति एक वस्तु है तो भी। जैसे अगर मैं लिखूं आई सॉ ए कार, मैंने कार देखी, तो कार एक अलग वस्तु हो गई, मैं एक अलग व्यक्ति हो गया। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो जो वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। भाई जो पहले है वो तो सब्जेक्ट चाहिए, ये तो तीनों में सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन जो वर्ब के बाद है वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। कब बनेगा? जब सब्जेक्ट और ये अलग अलग होंगे। अब मुझे बताओ, क्या तीसरे सेंटेंस में ये दोनों अलग अलग हैं क्या? या तुम्हें लगता है कि ये दोनों आदमी एक ही हैं? अगर मेरे सामने कोई ये व्यक्ति खड़ा, मैंने आपसे ये, जैसे आपके साथ किसी शादी में आया, शादी पार्टी में आप और दोस्त, मैंने पूछा ये कौन है, तो तुमने कहा सर ये रवि है, मेरा दोस्त है। तो मैंने पूछा जब ये कौन है, तो आपने कहा ही इज रवि, तो मैं ही को ही तो आगे जाके रवि बोल रहा हूं, तो दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो वर्ब के बाद जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में इतना सा अंतर है, अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से अलग होगा, और कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट का ही हिस्सा होगा। यह सब्जेक्ट के बारे में ही बात चल रही है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। अब हमने पहले क्या सीखा कि रवि नाउन है, व्यक्ति का नाम है। अब ये नाउन सेंटेंस में क्या बना? सब्जेक्ट। ये नाउन सेंटेंस में क्या बना? ऑब्जेक्ट। ये नाउन सेंटेंस में क्या बना? कॉम्प्लीमेंट। तो ये नाउन की तीसरी डेफिनेशन है जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट इन ए सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। नाउन वो शब्द है जिसका प्रयोग तुम सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह कर सकते हो। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल की डेफिनेशन है, जो हो सकता है तुम में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले कहीं पढ़ रखी हो और नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो, क्योंकि वो तो बच्चों वाली डेफिनेशन थी, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, वो तो गए, वो सीखना जरूरी। ठीक है, जीरो लेवल से पढ़ रहे तो उनको भी अपन देख लेंगे, पर ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाउन सेंटेंस में तीन काम करेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, मैं थोड़ा सा तुम्हें एक बार हल्का सा हिंट दे दूं कि ये डेफिनेशन वर्क कैसे करेगी। जैसे मान लो अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा था, मैं उसको हल्का सा चेंज करके लिख रहा हूं। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बताओ मेरी डेफिनेशन सही है क्या? सॉरी, मेरा सेंटेंस सही है क्या? अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आ जाए तो क्या तुम इसमें एरर फाइंड आउट कर पाओगे? क्या एरर है? क्या लिखना है? ऑनेस्टी लिखना है। तो ऑनेस्ट को गलत प्रूव कैसे करें कि सब ऑनेस्ट गलत है? देखो, ऑनेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले तो ये थोड़ा सा अगर आप समझते हैं, जानते तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्टिंग में ढूंढने में दिक्कत है तो मैंने आपको कल भी बोला था, आपका पहला दिन था कल, या तो कोई अच्छी सी डिक्शनरी परचेज कर लो या मोबाइल के अंदर कोई कम से कम सॉफ्टवेयर ले लो। तुम 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, क्योंकि आजकल हार्ड कॉपी बहुत कम लोग काम में लेते हैं, सब लोग मोबाइल पे खटाखट सर्च कर लेते हैं। तो आप पेड कोई डिक्शनरी ले लो, 400-500 रुपए की आती है पेड डिक्शनरी, ऑथेंटिक होगी ऑक्सफोर्ड की। तो उसमें हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया करो जहां भी तुम अटको। और या फिर कुछ मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको लगा कि सर ऑनेस्ट बॉय कह सकते हैं या ऑनेस्ट मैन कह सकते हैं, ईमानदार आदमी, ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है कि भाई मैन क्या है? एक व्यक्ति है, तो मैन तो हो गया नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो कौन हो गया? एडजेक्टिव। हालांकि अभी मैंने एडजेक्टिव पढ़ा ही नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि हर पार्ट ऑफ स्पीच की एक मोटी मोटी डेफिनेशन अगर तुम्हें पता हो तो उससे भी काम चला सकते हैं अपन स्टार्टिंग स्टेज में। तो या तो तुम डायरेक्ट पता कर लो कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है, इस तरीके से बनाकर, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़की, ईमानदार व्यक्ति। और नहीं तो फिर लास्ट उपाय यही कि डिक्शनरी में खोल के देख लो कि क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो, मैंने आपसे कहा ना, पार्ट ऑफ स्पीच अलग टर्म है और सेंटेंस एलिमेंट्स अलग टर्म है। वो पार्ट ऑफ स्पीच से सेंटेंस एलिमेंट है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये तो हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। और तुम इससे सेंटेंस में काम क्या करवा रहे हो? तुम इसको कह रहे हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही? तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है, लेकिन काम इससे क्या करवा रहे हो? सब्जेक्ट का। तुम्हें किसने बोला कि एडजेक्टिव को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाओ?
किसने कहा कि एडजेक्टिव सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट बनता है? मैं तो कह रहा हूं नाउन बनता है। मैं बोल रहा हूं कि भाई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तुम एडजेक्टिव को कहां लेकर बैठ गए? तो तुम किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तुम्हें इस एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नाउन में। और जैसे ही तुम्हें कोई कहेगा कि इसको नाउन में कन्वर्ट करो तो ऑनेस्ट क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। और यही सेंटेंस अपन ने लिखा था, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अब समझ में आ रही कि डेफिनेशन वर्क कैसे करेगी? तो आपको सेंटेंस एलिमेंट्स की समझ होनी चाहिए। तो जब आपको यह पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में क्या बनता है, वहां से एक अलग लेवल स्टार्ट हो जाता है। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, ये डेफिनेशन आपको एरर फाइंड आउट करने में मदद नहीं कर पाएंगी। ये तो बस एक आइडिया देती हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको आप नाउन मान लो, कोई स्थान है तो आप उसको नाउन मान लो, कोई वस्तु है तो आप उसको नाउन मान लो, पर कंपटीशन लेवल पे क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिए, आप किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर सब्जेक्ट बनाना है तो नाउन को बनाओ, या अपन जब आगे जाकर पढ़ेंगे प्रोनाउन किसकी जगह काम करता है। जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे, सर्वनाम, तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर आता है। तो जब यहां पर नाउन है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी ले सकता है, पर वो बातें जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब कर लेंगे। अभी नाउन पे है तो नाउन पे रहो। तो यहां पर ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी अपन नहीं बोल पाएंगे। क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां तक चीजें क्लियर है? अब अपन आते हैं नाउन के क्लासिफिकेशन पर। जिसको आप हिंदी में कहते हैं नाउन का वर्गीकरण। पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछ ही नहीं रहा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नाउन के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं टोटल। पहले क्लासिफिकेशन बताओ, और फिर किस क्लासिफिकेशन में नाउन कितने हैं, फिर मैं बात करूंगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। ये तुमने सुने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, जो भी अपन पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी नहीं सुना काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन? सुने? ये भी नाउन का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और। तो जैसे एक क्लासिफिकेशन में नाउन कौन कौन से आ गए? काउंटेबल, अनकाउंटेबल आ गए। एक क्लासिफिकेशन में कौन से आ गए? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव आ गए। तो ऐसे पहले मुझे टोटल क्लासिफिकेशन बताओ, टोटल कितने क्लासिफिकेशन है, और फिर बात होगी कि किस क्लासिफिकेशन में कितने नाउन है। अब मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बताइए। आराम से बताओ। देखो 99% तो मैं जो भी पढ़ाता हूं, मेरा मैटर स्टूडेंट को क्लास में ही याद हो जाता है, घर जाके बस हल्का सा देखने की जरूरत होती है। और इसलिए मैं चीजों को डिस्कस बहुत ज्यादा करता हूं। बस फिर भी घर जाके एक सरसरी निगाह से देखोगे तो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो आप आराम से बताओ कितने क्लासिफिकेशन है, फिर अपन उसमें डिटेल में बात करेंगे। देखो नाउन के टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। इन चारों को आप, जैसे मैं नाम देता हूं ABCD। इन चारों के नाम ABCD रख लो। अब अपन एक एक करके क्लासिफिकेशन उठा लेते। तो अपन सबसे पहले लेते हैं ए क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैंने ए ले लिया। अब इस ए में ये अपन सबसे पहले ट्रेडिशनल ग्रामर का क्लासिफिकेशन लेते हैं। जब से इंग्लिश लैंग्वेज बनी है उसकी जो ग्रामर सबसे पहले बनाई गई, जिसको मोर देन 100 ईयर्स हो चुके, 100 सालों से ज्यादा, तो उस ट्रेडिशनल ग्रामर में इन्होंने सबसे पहले नाउन माने थे 5 प्रकार के। तो जो ए क्लासिफिकेशन है, पहला, ए का मतलब पहला क्लासिफिकेशन, उसमें नाउन कितने हैं? 5। अब समझ गए? ऐसे जब मैं बी पर आऊंगा तो बी के बताऊंगा, सी पर आऊंगा तो सी के, और डी के बताऊंगा डी के। तो पहले क्लासिफिकेशन में नाउन कितने हैं? 5। अब इन 5 में अपन बात करेंगे।
तो इन 5 में से अपन पहला ले लेते हैं प्रॉपर नाउन। तो अब क्या हुआ, अभी तक तो अपन नाउन पर थे, अब नाउन से अपन थोड़ा सा डेप्थ में चले गए प्रॉपर नाउन पे। नाउन से अपन थोड़ा सा डेप्थ में चले गए प्रॉपर नाउन पे। बताओ क्या होता है। Nobody is going to ask you these different definitions of these different nouns. कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ना प्रॉपर नाउन की, ना कॉमन की, ना किसी की। पर ये बतानी जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो मैंने आर्टिकल पढ़ाया, अब आर्टिकल में मैं जैसे एन पढ़ा रहा हूं या मैं दा पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे कहा प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेगा। अब मैं तो 1 सेकंड में बोल के आगे निकल गया कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेगा, और तुम सोचते रह गए कि प्रॉपर नाउन क्या। तो वो प्रॉपर नाउन नाउन के चैप्टर में क्लियर कर लो। मैं कभी भी प्रॉपर नाउन बोलूं, कॉमन नाउन बोलूं, तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट के माइंड में पिक्चर क्लियर है प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन की। समझ गए। तो नाउन की बातें नाउन में ही उड़ा लो सारी। अगले टॉपिक में मैं नाउन को लेकर टेंशन नहीं चाहता 1% भी। तो इसलिए चाहे प्रॉपर नाउन की कोई डेफिनेशन ना भी पूछे, पर वो प्रॉपर नाउन जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे पीछे काम आएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा proper noun is the name of a particular person, place, or thing। अगर अपन पिछली डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन तो लगभग आ गई थी ना, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। तो लगभग वही डेफिनेशन रिपीट हो गई, लेकिन एक शब्द तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, क्योंकि अगर ये शब्द ना हो तो ये वापस वही डेफिनेशन बन जाएगी जो पढ़ के आए। तो मैंने आपसे कहा नाउन तो है, पर अब नाउन से थोड़ा डेप्थ में घुसने जा रहे हो कि भाई प्रॉपर नाउन क्या है। तो पर्सन, प्लेस, थिंग तो था, अब उसमें एक वर्ड ऐड हो गया पर्टिकुलर। तो इस डेफिनेशन का पूरा दारोमदार इस पर्टिकुलर पे ही है बस। अभी पर्टिकुलर क्या है वो समझा दो, जिसको आप हिंदी में तो कह सकते हो विशेष। अगर तुम थोड़ी सी ग्रामर की लैंग्वेज में ही सुनना चाहते हो तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अगर एक सरल भाषा में, समझने वाली भाषा में सुनना चाहते हो तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए काम करेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये बात है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का होगा, या केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए काम करेगा। जैसे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, अब तो शायद 19 जिले और जोड़ दिए ना एक साथ ही, अब तो बहुत सारे हो गए होंगे, पहले 33 थे। तो अब तुम बोलो कि तुम राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट को जयपुर बोलते हो क्या? जयपुर एक विशेष जगह का ही तो नाम है। ऐसे अजमेर को अजमेर बोलेंगे, झालावाड़ को झालावाड़ बोलेंगे, उदयपुर को उदयपुर बोलेंगे। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। मतलब उदयपुर नाम से एक ही जगह जानी जाएगी। आप हर जगह को उदयपुर नहीं बोल सकते, हर जगह को अलवर नहीं बोल सकते। समझ में आ रही मेरी बात? अब इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, मान लो किसी एक का नाम अविनाश है, तो तुम हर स्टूडेंट को अविनाश बोल दोगे क्या? नहीं, किसी एक का ही नाम होगा। हर स्टूडेंट को राहुल बोल दोगे क्या? किसी एक का। तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। इस वर्ल्ड में इतने कंट्रीज हैं, क्या हर कंट्री का नाम इंडिया है? इंडिया नाम का एक ही कंट्री है ना, तो इंडिया नाम किसी एक ही देश के लिए काम करेगा। चाइना किसी
एक ही देश के लिए काम करेगा, अमेरिका किसी एक ही देश के लिए काम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। बस ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी एक के लिए काम करता है, बस सबके लिए काम नहीं करेगा। तो जैसे मान लो अभी मैंने नाम लिखा ही था और वापस से लिख देता हूं, जैसे मैंने रजत लिख दिया, रजत इज माय कजन। तो रजत एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है जो कि आपका कजन है। आप दुनिया के हर व्यक्ति को रजत नहीं बोलोगे, तो रजत एक प्रॉपर नेम हो गया। कोई आपसे पूछे कि भाई चलो तुम्हारा बर्थ प्लेस बताओ, तुमने कहा चलो अलवर इज माय बर्थ प्लेस। वैसे तो मैं जयपुर का एग्जांपल दोबारा काम में ले लेता, पर एक नया एग्जांपल ले लेते हैं और नए नए सेंटेंस जुड़ते जाएंगे। तो अलवर इज माई बर्थ प्लेस, कि अलवर मेरा जन्म स्थान है। तो इसमें अलवर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर इसके अंदर मान लो एक वस्तु वाला एग्जांपल और दो। हेलो, यस मैम। मैम अभी उस बोर्ड पे क्या मैं पढ़ा, मैं एक बार एनी डेस्क आपको 1 मिनट दे देता हूँ। नहीं, वो डिजिटल बोर्ड पे क्या मैं क्लास ले रहा था, मैं 1 मिनट एनी डेस्क। यस, बताओ। तो अलवर इज माय बर्थ प्लेस हो गया। कोई वस्तु का एग्जांपल दो। जैसे किताब एक वस्तु है कि नहीं? अब किताब अगर एक वस्तु है और मैं आपसे कहूं आई हैव रेड द रामायण, आई हैव रेड द रामायण, ठीक है। तो इसमें मार्केट इज फ्लडेड विथ सो मेनी बुक्स, मार्केट में पता नहीं कितनी बुक्स हैं। तो क्या तुम हर किताब को रामायण बोल देते हो क्या भाई? हर किताब को महाभारत बोल देते हो, हर किताब को गीता बोल देते हो? नहीं, किसी एक विशेष पुस्तक का नाम ही तो रामायण है। तो किताब को वस्तु मानोगे नहीं मानोगे? किताब एक वस्तु है और इस नाम से एक ही पुस्तक जानी जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको जैसे मान लो कोई बहुत ही रिच पर्सन है, तो उसको अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को कुछ दिलाना, तो वो ज्वेलरी की शॉप पे गया, तो उसने कहा चलो डायमंड्स दिखाओ। तो छोटे बड़े खूब सारे डायमंड होंगे, लेकिन एक डायमंड का नाम आपने सुना होगा, कोहिनूर। सुना है? तो क्या तुम दुनिया के हर डायमंड को कोहिनूर बोल दोगे क्या? तो डायमंड एक वस्तु हुई कि नहीं हुई? लेकिन क्या हर डायमंड को कोहिनूर बोला जा सकता है? तो इसका मतलब कोहिनूर एक डायमंड का ही नाम है पूरी दुनिया में। क्या हर किताब को रामायण बोल सकते हैं? नहीं। तो किसी एक किताब का नाम रामायण है। समझ में आ गई बात? इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट है, किसी एक स्टूडेंट का नाम ही राहुल है। इस दुनिया में इतने सारे कंट्री हैं, किसी एक कंट्री का नाम ही इंडिया है। अब समझ में आ रहा है आराम से? तो प्रॉपर नाउन किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, या किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए काम करता है। यहां तक क्लियर है? अब जब तुम्हें मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर नाउन समझ में आ गए, तो तुम्हें कॉमन नाउन बड़ी आराम से समझ में आएगा। जिसको आप हिंदी में कहते हो जातिवाचक संज्ञा। अब ये मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, देखो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में जातिवाचक बोलो, जो भी बोलो, लेकिन आपका जो पेपर है तुम्हारा, मैंने कल भी शायद ये एग्जांपल दिया था, तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर बाइलिंगुअल होता है नहीं होता है? अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका मैथ्स का सवाल इंग्लिश में भी होगा उस पेपर में, चाहे हार्ड कॉपी हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। और इंग्लिश के जस्ट नीचे हिंदी में भी वही क्वेश्चन होगा, रीजनिंग में भी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा, जीके जिसका भी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा। क्या इंग्लिश का पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है? क्योंकि तुम्हारी तो मौज हो जाएगी।
तुम्हें अगर कोई पैराग्राफ तुमने पहली बार पढ़ा और वो पैराग्राफ तुम्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो तुम तो हिंदी में पढ़ लोगे नीचे पूरा। तो ऐसी मौज तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी केवल उसी लैंग्वेज में आती है। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो तुम्हें उस पूरे पेपर में एक सेंटेंस छोड़ दो, एक शब्द भी हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, पूरा पेपर इंग्लिश में होगा। तो फिर हिंदी क्यों? तो भले ही तुम कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते होंगे, पर अब जातिवाचक की जगह कम से कम कॉमन नाउन बोलने की हैबिट डालो। कॉमन नाउन, इंग्लिश का वर्ड जितना हो सके यूज करो। अब दूसरी बात, जैसे जाति है तो अपने जो सोसाइटी में चलता है कास्टिज्म, जाति वगैरह, पर ग्रामर में ये चीजें नहीं चलती। ग्रामर जिसको जाति कह रही है उसका मतलब इंग्लिश में क्लास या कैटेगरी होता है। क्लास या कैटेगरी होता है। तो अब देखो, मुझे समझाओ थोड़ा सा कॉमन नाउन क्या है। मैंने आपसे बोला कि जो मैंने टाइटल लिखा, टर्म लिखी, बस इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, डेफिनेशन बन जाएगी। और 90% केसेस में यही होगा, डेफिनेशन बनेगी। मैंने आपसे कहा ना, इंग्लिश पढ़ने का तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा 2 दिन के अंदर। क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, रटवाते हैं, वो मुझसे उससे मतलब नहीं है। बताओ। कॉमन नाउन, इसको थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं, ये थोड़े और आसान रहेगी। एक ऐसा शब्द जो किसी क्लास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, तो मैं पर्सन लिख देता हूं, और वस्तु तो थिंग लिख देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के लिए कॉमन हो जाए, ये लो। हालांकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड काम में लिए हैं। एक ऐसा शब्द जो किसी क्लास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के लिए कॉमन हो, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ये तुम्हें दिक्कत देगा हल्की सी, ये हर जगह एंट्री ले रहा है क्लास। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मान लो किसी का नाम राहुल है, तो कि हर किसी का नाम तो राहुल होगा नहीं। दिनेश है, सुरेश है, अनिल है। पर ये 10th की क्लास है और इस क्लास में पढ़ने वाले लगभग हर स्टूडेंट की उम्र है 15-16 साल। 10वीं क्लास का विद्यार्थी इतने साल का होता ही है। तो 15-16 साल की उम्र के व्यक्ति को, लड़के को मैं इंग्लिश में बॉय कह सकता हूं। तो मैं राहुल को मनोज, मनोज को दिनेश तो नहीं कह सकता, पर मैंने कहा राहुल इज अ बॉय, दिनेश इज ए बॉय, सुनील इज ए बॉय, महेश इज ए बॉय। अब ये सब बॉय हुए कि नहीं हुए? तो बॉय शब्द इन सब के लिए कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? तो नाउन तुम्हें खुद बता रहा है ना 50 बार कॉमन नाउन, कि एक ऐसा नाम जो सबके लिए काम करेगा, सबके लिए कॉमन हो जाए, कॉमन नाउन है। इतनी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें कुछ समझना पड़ेगा, जो बारीकी है वो मैं समझाता हूं। तो जैसे मैंने आपको बॉय दिया, तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, ये कॉमन नाउन तब तक काम करेगा जब तक तुम्हारा नाउन क्लास की सीमा रेखा को पार ना कर जाए। अगर तुम मेरी क्लास की रेस्ट्रिक्शन को लांग गए, क्रॉस कर गए, तो फिर यह हाथ खड़े कर सकता है। जैसे 100 स्टूडेंट्स की क्लास में 70 तो लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, तो ये वर्ड कितने पे काम करेगा? 70 पे काम करेगा, क्योंकि तुम्हारी जो क्लास है वो मेल कैटेगरी है। मैंने लिखा ना क्लास या कैटेगरी,
जाति का मतलब किससे है? क्लास या कैटेगरी। तो तुम्हारा जो लड़का है वो मेल कैटेगरी है, और जैसी लड़की आएगी तो फीमेल हो गई कि नहीं हो गई? तो तुम क्लास क्रॉस कर गए कि नहीं कर गए? तो रेस्ट्रिक्शन यही तो थी। वापस पढ़ लो, अब तुम्हें और अच्छे से आएगी समझ में। किसी क्लास में आने वाले, तो तुम तो मेरी क्लास को ही क्रॉस कर गए, तो फिर कैसे काम करेगा भाई? क्लास थी मेल, कि मेल कैटेगरी का किसी भी बच्चे का नाम उठा के ले आओ, राहुल, सुरेश, दिनेश, सबको मैं बॉय कह दूंगा। तो तुम तो फीमेल उठा कर लिया है, तुम तो गर्ल पे आ गए, तो फिर काम नहीं करेगा। तो अब तुम इसकी क्लास बना लो, तो जो 30 लड़कियां हैं उनकी क्लास क्या हो गई? वो फीमेल क्लास या फीमेल कैटेगरी में गई। तो उन 30 लड़कियों के जो भी नाम होंगे, मान लो किसी का नाम सीता है, किसी का रितिका है, तो उन सबको मैं गर्ल कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो गर्ल उस क्लास के लिए कॉमन नाउन हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम एक ऐसी क्लास बनाओ, क्योंकि क्लास किस आधार पर बनाई जाएगी तुम पे डिपेंड करेगा। तो तुम उस एक ऐसी क्लास बनाओ जिसमें सारे ही आ जाए। तो क्या मैं स्टूडेंट कह सकता हूं? है? क्योंकि स्टूडेंट वर्ड का आधार क्या है? स्टडी से। तो जो मेरी क्लास में स्टडी करने के लिए बैठा हुआ है, अब मुझे उससे मतलब नहीं कि वो लड़की है कि लड़का है। अब वो लड़की होगी तो भी स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गई, और लड़का होगा तो भी स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट जो क्लास मैंने बनाई, इसने पूरे 100 के 100 को क्या कर लिया? कवर कर लिया। मैं इंडिया को पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिका तो नहीं कह सकता, पर इंडिया इज अ कंट्री, अमेरिका इज अ कंट्री, पाकिस्तान इज ए कंट्री। अब कंट्री वर्ड इन सब के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कंट्री कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। इस दुनिया में जितनी भी नदियां बह रही हैं, हर नदी को गंगा कह सकते हो क्या? गंगा नाम की एक नदी है, यमुना नाम की एक नदी है, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र दुनिया भर की। पर गंगा इज अ रिवर, गंगा नदी है, यमुना इज अ रिवर, ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर। तो रिवर शब्द सारी नदियों के लिए काम कर रहा नहीं कर रहा? तो रिवर वर्ड कैसा हो गया? कॉमन। गंगा कैसा हो गया? प्रॉपर। अब आ रही बात समझ में? रटने की कुछ जरूरत नहीं है, इस पे गौर करो। ये शब्द तुम्हें क्या कह रहा है? एक ऐसा नाउन जो सब के लिए काम करेगा, कॉमन। प्रॉपर कहता है मैं एक के लिए काम करूंगा बस, दूसरे के लिए नहीं। प्रॉपर, कॉमन। इसके अब तुम्हें कॉमन नाउन समझ में आ गया अच्छे से, तो तुम्हें तीसरा भी समझ में आएगा। तीसरा लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर आप हिंदी में बोलने के उसमें हो, और इसमें भी मैं इसको क्लियर कर दूं, समूह का मतलब होता है ग्रुप। इसको भी अगर शॉर्ट में समझाना हो, तो एक ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के ग्रुप का बोध हो। चीजें बहुत आसान है, पर मुझे इसमें भी पता है कि तुम किस जगह पर गलती कर सकते हो। अगर कोई अकेला लड़का कहीं पर खड़ा है, तो ये तो मुझे पता है कि तुम उसको ग्रुप मानोगे ही नहीं, भाई अकेला ही खड़ा है तो काहे का ग्रुप। लेकिन अगर मिनिमम दो भी हुए तो ग्रुप मान सकते हैं। अगर दो लड़के एक जगह इकट्ठे खड़े हैं तो ग्रुप मान सकते हैं। 3 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, 20 खड़े हैं, तो मतलब मिनिमम 2 की संख्या से ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। यही बात है। अभी मैंने बॉय में एस नहीं लगाया, तो ये तो कंफर्म है कि अभी एक लड़का है। अगर मैं बॉय में एस लगा के बॉयज लिख दूं, तो चलो मैं तुम्हें संख्या तो नहीं बता रहा हूं कि 2 बॉयज हैं कि 3 हैं कि 5 हैं, पर तुम एक से ज्यादा तो मानोगे ना। ये तो कंफर्म है एस लगने के बाद। ऐसी जो गर्ल है उसमें भी तुमने क्या करा? एस लगा दिया, गर्ल्स। इसी तरह स्टूडेंट में तुमने एस लगा दिया, स्टूडेंट्स।
तो मैं ये पूछ रहा हूं, मैं भी अपना फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा हूं, मैं सब पूछ रहा हूं कि ये सब कॉमन नाउन थे पहले, तो मैं एग्री थे इस बात पर कॉमन है। इन कॉमन नाउन को जब मैंने प्लूरल बनाया तो क्या ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर मैं इन कॉमन नाउन को इनकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये कलेक्टिव के एग्जाम्पल के तौर पे काम करेंगे? सोच लो आराम से। एक से ज्यादा हो गए, उससे मना थोड़ी कर रहा हूं। बताओ। देखो, तभी तो मैंने कहा कि क्लासें बहुत बेसिक है, लेकिन मुझे पता है तुम इसी में अटक जाओगे। कॉमन नाउन ही रहेगा, चाहे उसको सिंगुलर फॉर्म में लिख लो और चाहे उसको प्लूरल फॉर्म में लिख लो, ये कभी जिंदगी में कलेक्टिव नहीं बनेगा। अब बताओ क्या डेफिनेशन है? जो है वो है। कॉमन नाउन कॉमन ही रहेगा, चाहे तुम बॉय लिखो चाहे तुम बॉयज लिखो, चाहे तुम गर्ल लिखो चाहे तुम गर्ल्स लिखो, चाहे तुम कंट्री लिखो चाहे तुम कंट्रीज लिखो। कॉमन कॉमन, कलेक्टिव नहीं। तो फिर अंतर क्या है? क्योंकि हमें तो ऐसा लगा कि ग्रुप बन गया एस जोड़ते ही, तो बस वही कंफ्यूजन तो दूर करना है। देखो, सबको पता है कि ये वाली फॉर्म सिंगुलर है बॉय, और बॉयज प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह फैमिली सिंगुलर फॉर्म और फैमिलीज प्लूरल फॉर्म है। ऊपर वाले शब्द कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है और नीचे वाला एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन का है। अब बता सकते हो, और नहीं तो फिर लास्ट में मुझे तो एक्सप्लेन करना ही है भाई, क्या लास्ट में जो चीज नोटिस करने की वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा फिर। देखो दिक्कत क्या है, जो इन दोनों नाउन की सिमिलैरिटी है उस आधार पे तुम अंतर ढूंढने चले हो, दिक्कत ये है। सिमिलैरिटी को तुम अंतर के लिए काम में ले रहे हो, इसलिए तुमसे गलतियां होती हैं। कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों नाउन अपनी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अभी तुम मान लो कि फैमिली कलेक्टिव नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है, तो बॉय की प्लूरल फॉर्म बॉयज बन रही कि नहीं बन रही? फैमिली की प्लूरल फॉर्म फैमिलीज बन रही है। तो कॉमन और कलेक्टिव दोनों प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं, और तुम देख कहां से रहे हो? तुम बॉयज की तरफ से देख रहे हो, तभी तो तुमने बोला कि सर ग्रुप बन गया, तभी तो गलती हो रही है। जो सिमिलैरिटी है उसके आधार पर अंतर कैसे बताएंगे? और बताएंगे तो गलती होने के चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा गलती करोगे, लेकिन चांसेस हो जाएंगे। अंतर बताया जाता है सिंगुलर फॉर्म के दम पर, क्योंकि ये दोनों अपनी प्लूरल फॉर्म बनाते, तो प्लूरल को मत देखो। अब जैसा मैं पूछता जा रहा हूं वैसे जवाब देते जाओ। कॉमन नाउन की जब मैं सिंगुलर फॉर्म काम में लूंगा तो कितने व्यक्तियों की बात होगी? एक, क्योंकि जब आप बॉय बोलोगे तो किसी एक ही लड़के की बात होगी। जब आप गर्ल बोलेंगे तो किसी एक लड़की की बात होगी। जब आप टीचर बोलेंगे किसी एक अध्यापक की बात होगी। कार बोलेंगे तो एक ही कार की बात होगी। तो कॉमन नाउन की सिंगुलर फॉर्म में एक व्यक्ति वस्तु होगा और प्लूरल फॉर्म में एक से ज्यादा लिख लो या अधिक लिख लो, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु होंगे। यह बात बिल्कुल समझ में आ गई? कॉमन नाउन की सिंगुलर फॉर्म में एक ही व्यक्ति वस्तु होगा, प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक होंगे। कलेक्टिव नाउन की सिंगुलर फॉर्म, और इसको इसमें ऐड कर दो,
ये जो बात है ये इस पे जाके अप्लाई हो जाती है। लगाओ दिमाग। भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अभी वो 4-5 साल का ही था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अनफॉर्चुनेटली हिज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसके माता पिता किसी एक्सीडेंट में मर गए, अनाथ हो गया। परिवार में किसी रिलेटिव ने उसको गोद लिया नहीं, कुछ भी मान लो, या कोई खास रिश्तेदारी नहीं होगी तो कोई नहीं आया उसको, तो किसी ने आसपास वाले व्यक्ति ने उसको जाके अनाथालय में उसको दाखिला करवा दिया, अनाथालय में दे दिया। वहीं पर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली, एक छोटी मोटी उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अभी वो व्यक्ति अनमैरिड है। अब उसकी सिचुएशन देखो, माता पिता बचपन में गए तो माता पिता नहीं है, माता पिता की इकलौती संतान था तो इसका कोई ब्रदर या सिस्टर भी नहीं है, खुद ने शादी नहीं करी तो वाइफ भी नहीं है, तो बच्चे भी नहीं है, तो ही इज कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। जब आप ये कहते हो कि मेरी एक फैमिली है, तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अलावा मिनिमम एक व्यक्ति तो हो जो ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी बहन हो, तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारे बच्चे हो, कोई तो हो तुम्हारे अलावा परिवार में, तब अपन कह सकते हैं कि मेरी फैमिली है। एक अकेला व्यक्ति कैसे बोल रहा है कि मेरी फैमिली है? क्या ये सेंटेंस उसको सूट करेगा? अगर वो कंप्लीटली अकेला है इस दुनिया में, ही इज कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, तो ऐसा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरी फैमिली है। फैमिली का मतलब तुम्हारे पीछे कोई है, कि तुम यहां पर और तुम्हारे परिवार में एक सदस्य और है, वो तुम्हारी मदर है, फादर है, सिस्टर है, वाइफ है, बच्चे जो भी हैं, तो तुम्हारे अलावा कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैमिली कब बनेगी? जब कम से कम 2 व्यक्ति तो हों, कम से कम, मैक्सिमम की तो मैं लिमिट नहीं लगा रहा। तो फैमिली दिखने में तो सिंगुलर था, क्योंकि इसका भी तो प्लूरल बन रहा है फैमिलीज, लेकिन कलेक्टिव नाउन कहता है कि भाई मेरी सिंगुलर फॉर्म को बनाने में तुझे एक से ज्यादा व्यक्ति देने पड़ जाएंगे, मेरी सिंगुलर फॉर्म को बनाने में ही व्यक्ति वस्तु एक से ज्यादा लग जाते हैं। कॉमन कहता है कि भाई मेरी सिंगुलर फॉर्म में तो एक ही रहता है, तो हमें अंतर किसको देखकर बताना है? सिंगुलर फॉर्म को, प्लूरल पे नहीं जाना है। जैसे मान लो मैंने आपको एक वर्ड दिया आर्मी, तो आप डिक्शनरी में आराम से इस बात को सर्च करो कि आर्मी का प्लूरल आर्मीज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें यह तो पता चले ना प्लूरल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये लेफ्ट साइड की जो भी फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, और राइट साइड की मैं प्लूरल फॉर्म लिख रहा हूं। तो आर्मी का आर्मीज है। अब मैं कहता हूं कोई अकेला सैनिक कहीं पर खड़ा है, तो आप उसे सोल्जर बोलेंगे। शब्दों पे गौर कर लेना ध्यान से, सोल्जर बोलोगे, आर्मी नहीं, क्योंकि आर्मी बनाने में सोल्जर एक से ज्यादा चाहिए। तो आर्मी दिखने में सिंगुलर है, लेकिन आर्मी का मतलब एक सैनिक नहीं होता है। कहते हैं ना इंडियन आर्मी आ गई, तो इसका मतलब पूरा ट्रक भर के आ गए जवान, एक व्यक्ति नहीं है फिर। तो आर्मी के अंदर सोल्जर एक से ज्यादा है। अगर मैंने आपसे कहा टीम, तो आप आराम से जाके चेक कर लो कि भाई टीम का टीम्स होता है कि नहीं होता है, यानी प्लूरल तो बन रहा है। अब तुम कोई ऐसा मैच खेलो जैसे तुम बैडमिंटन प्लेयर हो, एक व्यक्ति इस तरफ खेल रहा है, हालांकि डबल में भी खेलते हैं, पर तुम सिंगल प्लेयर वाले मैच में हो, तो तुम यहां खेल रहे हो, सामने वाला वहां खेल रहा है, तुमने उसको हरा दिया। तो तुम अकेले खेल रहे हो तो तुम एक प्लेयर हो सकते हो, लेकिन टीम कब बनेगी? जब प्लेयर्स एक से ज्यादा होंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम तो 11 प्लेयर से बनती है, एक अकेले व्यक्ति को तो मैं प्लेयर बोलूंगा, उसको टीम क्यों बोलूंगा? तो टीम दिखने में सिंगुलर है कि नहीं, पर टीम बनाने के लिए प्लेयर कितने चाहिए? तो आप बोलोगे एक से ज्यादा। अब वो 2 की टीम है कि 5 की, 11 की, वो तुम अपने अपने खेलों के हिसाब से देख लेना, पर एक से ज्यादा तो होंगे। ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया कमेटी, तो आप आराम से डिक्शनरी में जाके चेक कर लो कि भाई कमेटी का प्लूरल कमिटीज होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेना, होगा। अब तुम किसी कमेटी में एक मेंबर हो, तो तुम अकेले एज ए पर्सन उस कमेटी के मेंबर कहला सकते हो, कमेटी नहीं बनोगे। कमेटी कब बनेगी? जब मेंबर एक से ज्यादा होंगे, तब कमेटी बनेगी। इसी तरह मैंने एक वर्ड दिया जूरी,
तो तुम आराम से चेक कर लो ज्यूरी का ज्यूरीज होता है कि नहीं होता। अब जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें एक अकेला जज अगर किसी केस की सुनवाई कर रहा है तो जज हो गया, हालांकि उसमें सिंगल बेंच डबल बेंच ये चलती है। पर जैसे राम मंदिर का फैसला आया तो एक अकेला जज अगर सुनवाई करेगा, अब उनकी जो भी पोस्टें होती हैं हिंदी में न्यायाधीश न्यायमूर्ति इस टाइप से वो अलग अलग टाइटल है उनके भी, है ना। न्यायाधिपति होता है, कोई न्यायाधीश होता है, तो मैं इतना जुडिशरी सिस्टम नहीं जानता, लेकिन अपन तो जज कह लेते हैं। तो एक अकेला व्यक्ति है तो जज, लेकिन जूरी कब बनेगी? जब जजेस एक से ज्यादा होंगे तब जूरी बनेगी। तो जूरी दिखने में तो सिंगुलर ही था क्योंकि उसका प्लूरल अवेलेबल है, पर जूरी सिंगुलर फॉर्म में ही एक से ज्यादा जज को लेकर बैठ जाएगी। कमिटी सिंगुलर फॉर्म में ही एक से ज्यादा व्यक्तियों को, मेंबर्स को लेकर बैठ जाएगी। आर्मी सिंगुलर फॉर्म में एक से ज्यादा सैनिकों को ले लेगी। टीम सिंगुलर फॉर्म के अंदर एक से ज्यादा प्लेयर्स ले लेगी। ये तो चलो व्यक्ति हो गए। एक वस्तु का एग्जाम्पल भी देख लो। एक वर्ड है फ्लीट, तो आप डिक्शनरी में चेक कर लेना फ्लीट का प्लूरल फ्लीट्स होता है कि नहीं होता है। होगा। अब फ्लीट किसे कहते हैं? तो हिंदी में अगर आपने एक वर्ड सुना हो जहाजों का बेड़ा, जब एक अकेला पानी का जहाज पानी में चले तो आप उसको शिप कह सकते हो। जब बहुत सारे पानी के जहाज एक साथ चलते हैं ग्रुप में, जैसे आपने एक तो सुना होगा नभसेना, एक थल सेना, एक जल सेना। जब दो कंट्री के बीच में वॉर होती है तो जो थल सेना जाती है, सॉरी जल सेना, तो बहुत सारे पानी के जहाज जब एक साथ चलते हैं उस ग्रुप को कहा जाता है फ्लीट। एक अकेले पानी के जहाज को फ्लीट नहीं बोलेंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि कॉमन और कलेक्टिव में क्या अंतर है। अब इससे पहले तुम बॉयज को ही कलेक्टिव मान रहे थे, कैसे हो जाएगा भाई? कभी भी कोई भी आपसे कॉमन कलेक्टिव में अंतर पूछे या कभी एग्जांपल दे तो तुम प्लूरल फॉर्म एनालाइज नहीं करोगे, तुम्हें सिंगुलर फॉर्म एनालाइज करनी। अगर उसकी सिंगुलर फॉर्म में पता चला एक ही व्यक्ति वस्तु है तो वो कॉमन है, भले उसकी प्लूरल फॉर्म बने बने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चल गया कि यार इसकी सिंगुलर फॉर्म में एक से ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी है या एक से ज्यादा वस्तु होनी जरूरी है, तो फिर वो कलेक्टिव में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि कॉमन नाउन चाहे सिंगुलर फॉर्म में लिखो या प्लूरल फॉर्म में लिखो, कॉमन कॉमन ही रहेगा। ये तो बोल रहा था मैं, ये कलेक्टिव कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आज। हालांकि मेरी बहुत बेसिक क्लास चल रही है, इसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है, अभी ये एग्जाम का लेवल ही नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी कई बातें क्लियर हुई होंगी। तो ये मैं तुम्हें कल भी समझा रहा था कि स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर बहुत बेसिक होंगे, उसके बाद मैं एग्जाम के लेवल पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, नोट्स तुम्हें मिल ही गए। कल कंटिन्यू करता हूँ, कुछ एक दो काम है, कल वोकैब की क्लास भी लूंगा तुम्हारी। ठीक है, थैंक यू।